स्पेशल करंट अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करते हैं, ताकि अलग-अलग लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन अच्छी तरह से तैयार करवाया जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से। क्या है प्रश्न? हाल ही में भारत में किन दो स्थलों को रामसर साइट्स यानी रामसर स्थल घोषित किया गया है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है चिल्का झील और लोकटक झील, दूसरा ऑप्शन है वुलर झील और सांभर झील, तीसरा ऑप्शन है सिलिसेट झील और कोपरा जलाशय और चौथा ऑप्शन है काबार ताल और सुल्तानपुर झील। इस प्रश्न का उत्तर आप वीडियो को पॉज करके अपने स्तर पर भी सोचने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि अपने स्तर पर भी आपका एक मूल्यांकन होता रहे, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को तय कर सके। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सिलिसेट झील और कोपरा जलाशय। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले रामसर कन्वेंशन को जानते हैं। आप जानते हैं कि वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक अभिसमय हुआ था, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, जिसको हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये रामसर में हुआ था। ईरान का एक महत्वपूर्ण शहर है। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में ये हुआ था कन्वेंशन। और इसी कारण से हर वर्ष 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। इसी कारण से मनाते हैं। इसको अपनाया कब गया था, यानी ये लागू कब हुआ? 1971 तो मैं तो ये अस्तित्व में आया। ये लागू हुआ 1975 में। भारत इससे कब जुड़ा था? भारत इससे जुड़ा था 1 फरवरी 1982 को। भारत के प्रथम दो रामसर स्थल कौन से थे? भारत के प्रथम रामसर स्थल थे ओडिशा में स्थित चिल्का झील, और दूसरा कौन सा था? केवलादेव नेशनल पार्क। ये भारत के प्रथम दो रामसर स्थल थे। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन। जो आर्द्र भूमि है, सुंदरबन आर्द्र भूमि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब दो और रामसर स्थलों को भारत में मान्यता प्रदान कर दी गई है, और इस प्रकार से भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 94 से बढ़कर के कितनी होगी? 96 हो गई है। ये दो रामसर स्थल कौन से हैं जिनको अभी हाल ही में मान्यता प्रदान की गई है? इसमें से एक है सिलिसेट झील। ये सिलिसेट झील कहां पर पड़ती है? एक बात को ध्यान में रखिएगा, रामसर स्थल के रूप में मान्यता किसको प्रदान की जाती है? आर्द्र भूमियों को प्रदान की जाती है। ऐसी आर्द्र भूमि जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की होती है और जिनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं को मान्यता प्रदान की जाती है। और रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान कौन करता है? ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये यूनेस्को के तत्वाधान में हुआ था। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो सिलिसेट झील को मान्यता प्रदान की गई है रामसर स्थल के रूप में। कहां पर ये पड़ती है? राजस्थान के अलवर जिले के पैतपुर में ये पड़ती है। ये जो पूरा क्षेत्र है इसका, सिलिसेट झील का, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, सेमी एरिड जोन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा ड्राई एरिया है जिसमें थोड़ी बहुत नमी भी रहती है। इसके अलावा इसकी विशेष स्थिति के बारे में बात करें तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। जब हम किसी टाइगर के बफर जोन की बात करते हैं तो वो कौन सा जोन होता है? जैसे किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का या किसी भी टाइगर रिजर्व का जो सबसे अंदरूनी एरिया होता है, उसको हम क्रिटिकल हैबिटेट जोन या कोर एरिया के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि यहां पर जैव विविधता के दृष्टिकोण से, वन्य जीवों के दृष्टिकोण से, पौध प्रजातियों के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, सबसे ज्यादा विविधता होती है, और ये सबसे सघन क्षेत्र होता है बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से। इसलिए इसको हम कोर एरिया या क्रिटिकल हैबिटेट जोन के नाम से संबोधित करते हैं। इसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल होता है किसी भी टाइगर रिजर्व का, उसको हम बफर जोन के नाम से संबोधित करते हैं। और इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन और शोध कार्यों को किया जा सकता है, उनकी अनुमति होती है यहाँ पर। ठीक है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन है, वहां पर ये सिलिसेट झील पड़ती है। इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन इस प्रकार से पड़ती है। जो सिलिसेट झील है, ये मानव निर्मित है, और इसका निर्माण 1845 में अलवर के महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और मुख्य रूप से इसका निर्माण हुआ था पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से। अलवर शहर की जो पेयजल आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसका निर्माण 1845 में हुआ था। और इसका निर्माण कहां पर हुआ था? रूपा रेल नदी की सहायक धारा पर एक बांध बना करके इसका निर्माण हुआ था। अगर हम इसके बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से इसकी विशेषताओं को देखें, यानी किस प्रकार के जीवों की विविधता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो आप देखेंगे इजिप्शियन वल्चर, मिस्री गिद्ध यहाँ पर पाया जाता है, साथ ही ब्लैक स्टोर्क पाया जाता है। बाघ तो है ही, क्योंकि ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के ही बफर जोन में स्थित है। इसके अलावा भारतीय पेंगोलिन, तेंदुआ और सांभर जैसे जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ब्लैक स्टोर्क की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लैक स्टोर्क की जितनी बायो
आप कह सकते हैं कि इसकी जो बायोजियोग्राफिकल पॉपुलेशन है उसका 1% यहां पर पाया जाता है, जो कि रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने का एक मानक है। रामसर स्थल के रूप में जो मान्यता प्रदान की जाती है वो 9 मानकों पर प्रदान की जाती है, और उसमें से एक मानक ये है कि अगर किसी प्रजाति का 1% बायोजियोग्राफिकल पॉपुलेशन किसी क्षेत्र में पाई जाती है तो उस स्थल को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। तो ब्लैक स्टोर की 1% बायोजियोग्राफिकल जो पॉपुलेशन है वो यहां पर पाई जाती है। ठीक है, अब हम कोपरा जलाशय के बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना यह है कि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया था, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी करवाता है मात्र 24,999 में। कितने में? 24,999 में मात्र। और इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। इसकी एक और खास विशेषता यह है कि अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद आप किसी ऑफलाइन कोर्स से जुड़ते हैं, तो ये जो पूरी फीस है ये वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी ऑफलाइन कोर्स से जुड़ने पर ये कोर्स आपको एक तरह से फ्री में ही पड़ेगा। साथ ही ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों माध्यमों में उपलब्ध होगा। इसका हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश माध्यम का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, और हिंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश बैच की विशेषता यह है कि इसमें आपको, आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा, लेकिन जो मटेरियल प्राप्त होगा वो इंग्लिश में प्राप्त होगा। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपके सामने लाई जाएंगी, जो मात्र 14 महीने में संपूर्ण कोर्स करा देंगी। लेकिन कोर्स की वैधता 18 महीने तक रहेगी। इसका मतलब क्या है कि 18 महीने तक एक क्लास को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। जो पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके। इसके लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी होगा, ताकि करंट अफेयर्स की तैयारी दुरुस्त रहे। इसके अलावा 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्राप्त होंगी, जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है मात्र 24,999 में। इस कोर्स में एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और वहां से एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। यहाँ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही दृष्टि संस्थान ने हाल ही में रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत की है। तो अगर आप रांची के आसपास रहते हैं तो वहां से भी अपनी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली आकर के अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप झारखंड के आसपास हैं। चलिए अगले महत्वपूर्ण कोपरा जलाशय के बारे में जानते हैं, जिसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो कोपरा जलाशय की अवस्थिति कहां पर है? बिहार, छत्तीसगढ़ में यह पड़ता है, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास इसकी अवस्थिति है। यह महानदी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि ये विस्तृत खुले जल क्षेत्र के रूप में आप इसको पाएंगे, और साथ ही यहां पर उथले यानी कम गहरे पोषक तत्वों से भरपूर बैक वाटर की स्थिति भी आप देखेंगे। बैक वाटर कौन सा वाटर होता है? किसी भी बांध का जो पिछले वाला हिस्सा है वहां पर जल की जो धारा है वो कम गहरी मिलेगी आपको, और आप देखेंगे कि वहां पर जल का जो प्रवाह है वो भी धीमा मिलेगा। जैसे कोई नदी है तो नदी का जो किनारा है वहां पर जल का प्रवाह भी धीमा होगा और वो कम गहरा भी होगा। बीच वाला में नदी की जो धारा है पानी की वो तेज होगी, और इसके अलावा वो गहरा भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मछली प्रजनन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, और जहां पर मछली प्रजनन ज्यादा होता हो वहां पर जल पक्षियों का आवागमन बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए, और जल पक्षियों का आवागमन मतलब एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के रूप में उस क्षेत्र का डेवलप हो जाना है। तो इसीलिए ये जो कोपरा जलाशय है ये एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के रूप में इसकी पहचान की गई है। रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करने का मतलब ही है कि अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। ठीक है, यहाँ की जैव विविधता के बारे में बात करें तो बार हेडेड गूस, इजिप्शियन वल्चर, रिवर टर्न, ग्रेट स्पॉटेड ईगल जैसे जीव पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर इसके सामने उपस्थित मुख्य खतरों की बात करें तो इसके जलाशय के नीचे एक तरह से उसके तल पर सिल्टेशन की स्थिति उत्पन्न होना, गाद भरना,
इसके सामने उपस्थित एक महत्वपूर्ण खतरा है। साथ ही इसके आसपास कृषि, गहन कृषि होना भी इसके अस्तित्व के लिए एक खतरा है और यहाँ पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों की उपस्थिति भी देखी गई है। तो अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में इसे मान्यता मिली है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा भी इसके संरक्षण के विशिष्ट प्रयास किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 16 दिसंबर या 2 अक्टूबर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 16 दिसंबर। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? आप जानते हैं कि 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल करते हुए पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराया और वो बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। उसी जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं और ये भारतीय सेना की वीरता, उनके बलिदान, राष्ट्र के गौरव को सम्मान देने के अनुरूप है। एक महत्वपूर्ण घटना उस युद्ध में ये हुई थी 1971 के कि ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का भारतीय सशस्त्र बलों और मुक्ति वाहिनी के समक्ष आत्मसमर्पण हुआ था और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। ठीक है, और इसी की स्मृति में 16 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं विजय दिवस। अगला प्रश्न है, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में यानी इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीमा कितनी प्रस्तावित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, 51%, 74%, 90% या 100%। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और साथ ही अपने स्तर पर लगातार मूल्यांकन करते रहिएगा अपना वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको ये पता लगे कि करंट अफेयर्स के सेक्शन पर आपकी कितनी पकड़ है जो हाल फिलहाल में खबरें चल रही है। इसका सही उत्तर होगा 100%। तो सरकार ने हाल ही में इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट विधेयक लेकर के आई है और इसको संसद से पारित भी कर दिया है। 17 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही यह अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। और इस विधेयक की जो सबसे खास बात है, वो खास बात क्या है कि इसके अंतर्गत बीमा कंपनियों में एफडीआई की जो अनुमति है वो 74% से बढ़ा करके 100% कर दी गई है। जब हम एफडीआई की बात करते हैं तो ये एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से भिन्न होता है। जब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सामान्यतः ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो कि बॉन्ड में किया जाता है, बॉन्ड या शेयर मार्केट में किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए किया जाता है। जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कोई भी कंपनी किसी अन्य कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीद करके उसके प्रबंधन में अपनी भूमिका को एस्टेब्लिश करती है, बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट करती है या अपनी सब्सिडियरी कंपनी के माध्यम से क्या करती है, कोई कारखाना या फैक्ट्री लगाती है, उत्पादन को बढ़ाती है, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करती है और उससे रोजगार का भी सृजन करती है। इसलिए हर देश, ज्यादातर देश क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप भारत में लाइफ इंश्योरेंस की स्थिति देखेंगे तो मात्र भारत की लगभग 3% जनसंख्या इसके दायरे में आती है। अगर आप सामान्य जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो मात्र लगभग 1% के आसपास जनसंख्या दायरे में आती है। तो इस दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस है और साथ ही जो इंश्योरेंस सेक्टर में अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनको भी लाने की आवश्यकता है। तो इसके माध्यम से वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस आएंगी, बढ़िया तकनीक आएगी, अलग अलग उत्पाद आएंगे। जैसे आजकल कई चीजें माइक्रो इंश्योरेंस, पेंशन इंश्योरेंस जैसी चीजें उभर रही हैं, तो उनके दायरे को फैलाने में मदद मिलेगी। इसलिए भारत सरकार ने कोशिश की है कि इसमें फॉरेन एक एफडीआई को बढ़ावा दिया जाए बीमा कंपनियों में, उसके माध्यम से दायरे को बढ़ाया जाए, वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाया जाए, नई तकनीक लाया जाए, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर को भारत में मजबूत किया जाए और सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए 3 अधिनियमों में संशोधन किया गया है इस विधेयक के माध्यम से। बीमा अधिनियम 1938 में, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 में, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में, इडाई में यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। मुख्य उद्देश्य वही है, बीमा कवरेज को बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इस क्षेत्र में बढ़ावा देना, लोगों, परिवारों और उद्यमों यानी एंटरप्रेन्योरशिप तक बीमा पहुंच बढ़ाना, नियामकीय निगरानी और शासन को मजबूत करना। नियामकीय निगरानी का मतलब है इडा क्या करता है, इडाई क्या करता है, भारत में इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनमें फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देता है और साथ ही उपभोक्ता संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। तो इसके माध्यम से, इस विधेयक के माध्यम से इसकी शक्तियों को भी बढ़ाया गया है ताकि उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही बीमा कंपनियों में फेयर कंपटीशन को भी बढ़ावा दिया जा सके।
और इसके माध्यम से जो बीमा का पूरा सेक्टर है इसको मजबूत बना करके भारतीय अर्थव्यवस्था की जो फाइनेंशियल रेजिलियंस है उसे प्रदान किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में दिया गया है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ अफ्रीका, ऑर्डर ग्रेट ऑनर निशान निशान ऑफ इथियोपिया, स्टार ऑफ इथियोपिया या नाइल ऑर्डर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। यह प्रदान किया गया है। आप जानते हैं कि हाल ही में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 15 दिसंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 के दौरान 3 देशों की यात्रा पर थे। सबसे पहले वो जॉर्डन गए, जॉर्डन से बाद वो इथियोपिया गए और इथियोपिया जाने के बाद वो बाद में ओमान गए। ओमान की यात्रा विशेष रूप से इसलिए भी खास रही क्योंकि वहां पर एक एफटीए या जिसको हम सेपा के नाम से जानते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो हुआ और इसके माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों, एक तरह से वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ को कम से कम लाने का प्रयास किया जाएगा ताकि इनके आवागमन को, दोनों देशों के आर्थिक एकीकरण को, व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही भविष्य में पूंजी के आवागमन को आसान बनाया जा सके और धीरे धीरे लोगों के आवागमन को भी आसान बनाया जा सकेगा। उनके भी एक, जैसे आप जानते हैं कि फ्री वीजा जैसी सुविधा दे करके, और जैसे जैसे आप पूंजी के आवागमन को, लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन को आसान बनाते हैं तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो ओमान के साथ हुआ है। इथियोपिया यात्रा भारत के प्रधानमंत्री की विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इथियोपिया आप जानते हैं कि ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण देश है और भारत ग्लोबल साउथ के एक लीडर के रूप में उभर रहा है। तो इथियोपिया की यात्रा इस दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है और यहीं पर इस यात्रा के दौरान ही जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनको इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद के द्वारा ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया गया है। और ये जो पूरी यात्रा है ये दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक मखाना उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 50%, 60%, 70% या 80%। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 80%। ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है? इसका चर्चा में आने का कारण यह है क्योंकि हाल ही में हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से मखाना उत्पादन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया कराई गई। वो जानकारियां क्या थी? एक जानकारी महत्वपूर्ण यह है कि वैश्विक स्तर पर मखाना का जितना उत्पादन होता है उसका 80% उत्पादन कहां पर होता है? भारत में होता है। और भारत में जितना उत्पादन होता है उसका 85 लगभग 85% उत्पादन कहां पर होता है? बिहार में होता है। बिहार के कुछ जिले मखाना उत्पादन के अंतर्गत विशिष्ट अहमियत रखते हैं और वे जिले कौन से हैं? जैसे दरभंगा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, इस तरह के जिले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दरभंगा को आप जानते हैं कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसके तहत मखाना उत्पादन के लिए ही विशेष रूप से चिन्हित किया गया है दरभंगा को। और इसके साथ साथ दरभंगा में ही जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का राष्ट्रीय मखाना उत्पादन अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है, वो दरभंगा में ही स्थित है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि सरकार ने हाल ही में सितंबर 2025 में 14 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की भी स्थापना की थी। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की थी। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में हो गई थी। स्थापना की जो अधिसूचना आई वो 14 सितंबर 2025 को आई। तो इस बोर्ड के माध्यम से भी मखाना उत्पादन के साथ साथ मखाना उत्पादन को बढ़ावा देना, उसके प्रसंस्करण, उसकी प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, उसकी मार्केटिंग को बढ़ावा देना, मार्केटिंग को बढ़ावा दे करके उसके निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना की भी शुरुआत हुई है जो 476.03 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसके माध्यम से मखाना उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं मखाना उत्पादन से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजकुमार गोयल को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, यहां पर केंद्रीय सूचना आयोग की बात हो रही है, मुख्य सतर्कता आयुक्त, सूचना आयुक्त या कैबिनेट सचिव। इसका सही उत्तर होगा जो मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त है, उस पद पर राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। और आप ये जानते हैं कि ये जो नियुक्ति है ये सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12(3) के तहत हुई है
और इस धारा के तहत एक चयन समिति द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिसमें अभी इनकी जो नियुक्ति हुई है उसमें शामिल थे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसमें शामिल थे। इनका जो कार्यकाल है वो कितने दिन का होगा? 3 वर्ष। कितने वर्षों का होगा? 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। इनको पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाई गई है। और अब देखते हैं कि सितंबर 2025 के बाद ये पद खाली था। उसके बाद अब मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 45, नेशनल हाईवे 48 या नेशनल हाईवे 27। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नेशनल हाईवे 45। ये नेशनल हाईवे 45 कहाँ है? इसकी मध्य प्रदेश में उपस्थिति पड़ती है। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 पर विकसित किया गया है क्या? एक वाइल्ड लाइफ वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक स्पेशल, आप कह सकते हैं स्पेशल सेफ रोड बनाई गई है। और वो जैसे ही कोई वाहन वन्य जीव क्षेत्र में प्रवेश करेगा जो स्पेशल रूप से संवेदनशील है वन्य जीवों के दृष्टिकोण से, तो वहां पर उसको इस तरह से उभरी हुई सतह की एक पट्टी दिखाई देगी लाल रंग की, और इसकी जो मोटाई होगी वो होगी 5 मिलीमीटर की। इस तरह से जब हम सड़क पर ये चिन्ह बनाते हैं तो इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? टेबल टॉप रेड मार्किंग टेक्निक से पुकारते हैं इस नाम को। और ये दुबई की जो शेख जायद रोड है वहां से इसकी प्रेरणा ली गई है। तो जब भी ड्राइवर इस तरह के मार्किंग को देखेगा किसी नेशनल हाईवे से गुजरते हुए, इसकी शुरुआत तो नेशनल हाईवे 45 से हुई है, लेकिन जब इसकी सफलता को देखते हुए इसको भविष्य में हर जगह पर जो भी ऐसी रोड है, जो भी ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरते हैं वाइल्ड लाइफ के दृष्टिकोण से, वहां पर इसको अपनाया जा सकता है। तो जैसे ही ड्राइवर इसमें प्रवेश करेगा वो स्वाभाविक रूप से अपनी स्पीड को कम कर लेगा। साथ ही उसकी स्पीड को चेक करने के लिए डिवाइसेस भी लगे होंगे, और ताकि उसकी स्पीड का भी एक आकलन किया जा सके और उसी हिसाब से निर्देश भी दिए जा सके। तो वन्य जीव और वाहन टक्करों को कम करने और सड़क विकास और वन संरक्षण के बीच एक संतुलन एस्टेब्लिश करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेशनल हाईवे 45 पर इस परियोजना की जो लंबाई है वो 11.96 किलोमीटर है, और ये 2 महत्वपूर्ण वन्य जीव क्षेत्रों से गुजरती है, जिनका नाम है वीरांगना दुर्गा देवी टाइगर रिजर्व और नौरा देवी वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है। जिस मार्किंग का प्रयोग किया गया है, जिस टेक्निक का प्रयोग किया गया है, उसका नाम है टेबल टॉप रेड मार्किंग। ठीक है, जैसे ड्राइवर इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसे पता लग जाएगा कि वो स्पीड रिस्ट्रिक्टेड जोन में प्रवेश कर चुका है, एक वन्यजीव संवेदनशील कॉरिडोर में प्रवेश कर गया है, और स्वाभाविक रूप से वो अपनी स्पीड को कम कर लेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थापित परमवीर दीर्घा कहां स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रपति भवन या संसद भवन। तो हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है विजय दिवस 16 दिसंबर के दिन। किसका उद्घाटन हुआ है? परमवीर दीर्घा का। कहां पर हुआ है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन हुआ है। ये एक विशेष गैलरी बनाई गई है, एक नवनिर्मित गैलरी है, जहां पर परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 वीरों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के रूप में संबोधित किया है। और क्यों संबोधित किया है? क्योंकि यहां पर पहले किसके चित्र लगे हुए थे? ब्रिटिश काल के जो एडीसीज हैं, एड डी कैंप हैं, उनके चित्र लगे हुए थे। ब्रिटिश काल के एड डी कैंप कौन थे? जैसे ब्रिटिश काल के कई महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे, गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय थे, या अलग अलग जो प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिश काल के दौरान उनके गवर्नर हुआ करते थे। तो उनके जो निजी सहायक होते थे, जो उनके प्रशासनिक और सैन्य दायित्वों को की देखरेख करते थे और साथ ही उनकी मीटिंग्स को भी कोऑर्डिनेट करते थे, उनको हम कहते थे एड डी कैंप। उनके चित्र पहले यहां लगे हुए थे, और अब परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीयों के चित्र यहां पर लगे हुए हैं, और इसी कारण से औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के रूप में संबोधित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसे। और साथ ही कहा है कि भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत को गर्व से अपनाने का ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और जैसा कि आपको बताया, इसका उद्घाटन भी विजय दिवस 16 दिसंबर 2025 को हुआ है। अगला प्रश्न है, विकसित भारत जी राम जी विधेयक के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिन के रोजगार की गारंटी होगी? ये विधेयक हाल ही में संसद से पारित हुआ है।
राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही यह अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। मनरेगा के स्थान पर आप कह सकते हैं किसको लाया गया है। आपके सामने ऑप्शन क्या है, 90 दिन, 100 दिन, 125 दिन या 150 दिन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 125 दिन। जी राम जी की फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप मनरेगा के अंतर्गत देखते थे कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता था गारंटीकृत, और यहां पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्राप्त होगा। रोजगार केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके वयस्क सदस्य अडल्ट मेंबर्स जो हैं वो गैर कुशल अनस्किल्ड श्रम के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार का विधायी परिवर्तन है जहां पर आप सामान्य कार्य का अधिकार प्रदान करेंगे, ग्रामीण जीविका को या ग्रामीण आय को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, और साथ ही इसके माध्यम से जो ग्रामीण एसेट है, ग्रामीण परिसंपत्तियां हैं, चाहे वो जल संरक्षण के माध्यम से हो, चाहे ग्रामीण सड़क के निर्माण के माध्यम से है, उसकी स्थिति को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके माध्यम से हम कुछ एक प्रोग्रेसिव वर्क ही करेंगे। कुछ चीजें निर्धारित की गई हैं इसके माध्यम से कि ग्रामीण एसेट को किस प्रकार से बढ़ाना है। काम का जो भुगतान है वो हर हफ्ते या काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। 60 दिन का विराम भी होगा। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब फसल की बुआई की जाती है या कटाई की जाती है तो फसलों के किसानों का बहुत काम होता है, तो उस समय अगर ये कार्यक्रम चलते हैं, जो रोजगार गारंटी के कार्यक्रम है, तो एक काम में टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, कृषि काम में और जो रोजगार की गारंटी से संबंधित काम है। तो इस टकराव को दूर करने के लिए फसल की कटाई, फसल की बुआई और कटाई के दौरान 60 दिनों का विराम रखा गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, किस तरह के कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा, स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों को क्रिएट करने के लिए जल संरक्षण कार्य किए जाएंगे, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम, या चरम मौसम जो एक्सट्रीम वेदर है उस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए किसी तरह के उपाय करने हो, या आजीविका संबंधी संरचनाएं खड़ी करनी हो, कोई स्टोरेज बनाना हो, कोई मार्केट का निर्माण करना हो, कहां पर इसको बनाना है, उस तरह की चीजें की जाएंगी और बनाई गई सभी परिसंपत्तियों का विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और अभ्यास प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं, 9, 12, 15 या 18। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।